बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं जो है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, मैक्सवेल ने फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लेन किया था कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ है जो या मैक्सवेल की इक्वेशन है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल है, आपको पता है काइनेटिक थ्योरी यही के अकॉर्डिंग हमारे पास गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स हैं, और वो टाइनी पार्टिकल्स आपस में रैंडम मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोलिजन के दरमियान में उनकी क्या हो सकती है, एनर्जी चेंज भी हो सकती है। अब क्या है कि मॉलिक्यूल का जब कोलिजन होता है, ठीक है, जब एक कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल है, एक वेसल के अंदर मॉलिक्यूल है, तो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन शो कर रहे होंगे। अब हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या हो सकती है, दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की जो है मीडियम है। ठीक है, और ये कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की क्या वेलोसिटी को इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है कि हम किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ के उसकी जो है ना वेलोसिटी मेजर करें। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा रैंडम कोलिजन्स कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जो है वेलोसिटी को स्टडी करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम था। तो उसके लिए जो है मैक्सवेल ने क्या किया था कि वेलोसिटीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मीन एक रेंज में जो वेलोसिटी है वो कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उतनी होगी। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो सेंटर में होगी, ठीक है, मीडियम होगी, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी जो है ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, यानी उसने मॉलिक्यूल्स की जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वेलोसिटी के अंदर कि इतनी वेलोसिटी इतने मॉलिक्यूल्स की होगी, इतनी वेलोसिटी जो है इतने मॉलिक्यूल के चांसेस हो सकते हैं, और इतनी वेलोसिटी जो है वो इतने मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन के पास हो सकती है। ठीक है, यानी एक हमारे लिए एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को मालूम करना जो है उसकी वेलोसिटी मुश्किल थी, लेकिन क्या किया, वेलोसिटीज की रेंज बता दी कि इतने मॉलिक्यूल जो हैं या इतनी फ्रैक्शन के पास जो है एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो सकती है। आपको पता है वेलोसिटी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उनको भी यहाँ पे ड्राइव करेंगे। इसकी एक सिंपल सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको ये कहा जाए कि पाकिस्तान एक कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर जो पॉपुलेशन है, देखिए कितनी आबादी है हमारी, 18 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, अब उससे उसके अंदर पॉपुलेशन की हाइट निकालें। ठीक है, कि जो इंडिविजुअल हैं हर इंसान की हाइट कैलकुलेट करें और उसका एक ग्राफ बनाएं। ठीक है, अब देखिए इतने लोगों की हमें जो है हर एक इंडिविजुअल की हाइट निकालना तो हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, कि इतने करोड़ इंसानों को हम उनकी हाइट मेजर करें। फिर इसके लिए हम पैरामीटर सेट कर लेते हैं। कैसे पैरामीटर सेट करते हैं कि एक पैरामीटर ये है कि हम देखते हैं कि 4 से 5 फीट के जो लोग हैं उनको एक कॉलम में रख लिया। ठीक है, उनकी वैल्यूज लिखते रहे कि हाँ इतने लोग हैं हमारे पास जो 4 से 5 की हाइट पे आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं 5 से 6 या 5 से 5.5 वाली जो लोग हैं वो आगे, फिर 5.5 से 6 वाले जो आगे। ठीक है, या सिंपल अगर मैं आपको कह दूं 5 से 6 वाले जो हैं वो कितने लोग हैं, फिर 6 से 7 वाले कितने लोग हैं। तो हम वहाँ इस तरह हम अपने पास पैरामीटर लगा लेंगे कि 4 से 5 तक कितने लोग हैं, 5 से 6 तक कितने लोग हैं, और 6 से 7 तक कितने लोग हैं। तो आप ये देखोगे कि 4 से 5 वाले यानी जो बहुत छोटी हाइट है वो भी बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जिनकी हाइट जो है बहुत लंबी होती है, यानी 6 फुट से भी ज्यादा, ठीक है, वो भी बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन ज्यादातर किस रेंज में आएंगे, जिनकी मेडियोकर सी हाइट होगी, मीन 5 से 6 के दरमियान। ठीक है, तो तो अगर हम यहाँ पे, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, आगे जाके कहीं ग्राफ भी है, तो वो हम कह सकते हैं कि हाइट भी जो है एक जो है ना ग्राफ को बेक करी है। कहीं आगे जाके ग्राफ आता है,
तो वो हाइट भी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ठीक है। ये यहाँ तो हम वेलोसिटी ले रहे हैं, स्पीड को ले रहे हैं और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो स्पीड क्या है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड कम है, फिर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड मैक्सिमम है, यानी एवरेज रेंज के अंदर आ रही है, और कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जो उनकी फ्रैक्शन बहुत कम है, उनके पास जो होगी ज्यादा वेलोसिटी होती है। इसी तरह मैंने आपसे ये बात की कि कुछ इंसान होंगे जिनकी हाइट जो है बहुत थोड़ी होगी, ठीक है, लेकिन एवरेज यानी ज्यादा मालिक जो इंसान है उनकी हाइट क्या होगी, दरमियान में होती है, ठीक। इसी तरह बहुत कम मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी हमारे पास क्या है कि हाइट ज्यादा होती है। इसी की एक और एग्जांपल भी मैं आपको ले सकती हूँ कि अगर हम एक क्लास के अंदर बच्चों के मार्क्स चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा नालायक होते हैं, उनके मार्क्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, ये जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, मीडियोकर होते हैं, ठीक है, वो एवरेज सी रेंज में आते हैं, और इनकी तादाद भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यानी ये अब क्या है कि मार्क्स की लिहाज से जो इंडिविजुअल है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। यहाँ पे भी क्या है कि स्पीड जो है, या स्पीड के लिहाज से या वेलोसिटी के लिहाज से मैक्सवेल ने कहा था कि मॉलिक्यूल्स की, कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, कुछ की ज्यादा हो सकती है, लेकिन इनकी एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली अगर ये हमारे पास मैक्सवेल का लॉ ना होता तो हम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज को स्टडी ना कर सकते। मीन अब हमारे लिए कितना मुश्किल है कि एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को निकालना, ठीक है, पहले एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करना और उसकी वेलोसिटी निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इसलिए मैक्सवेल की ये बहुत जो है ना, मैक्सवेल की ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास इक्वेशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड। और दूसरी बात ये है कि मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। इससे पहले हमारे पास क्या थी, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह थी, ठीक है। तो वहां पे क्या थे, न्यूटन्स लॉ ओबे हो रहे थे कि सर्टन थे, ठीक है, कि मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहे हैं, कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसकी इतनी स्पीड होगी, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं होता कि उतनी ही स्पीड हो। तो मैक्सवेल ने यहाँ क्या किया था कि प्रोबेबिलिटी की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो 1860 के अंदर है, तो उसके बाद 1900 में हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आ गई और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आ गए। तो फिर वहां से हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो स्टार्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि मैक्सवेल ने हमें क्या किया कि प्रोबेबिलिटी की टर्म भी इंट्रोड्यूस करवाई कि चांसेस हैं, ठीक है, कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड एग्जैक्ट नहीं हो सकती, उसके करीब करीब हो सकती है, ठीक है, चेंजेस आ सकती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, और मैक्सवेल ने क्या किया था, मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज को ओवरऑल एक सिस्टम में स्टडी करने के लिए उसको मॉलिक्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया था, ठीक है। तो ये इसके बहुत बड़े जो है अचीवमेंट थी मैक्सवेल की। और अब हम देखते हैं कि ये थ्योरी हमें क्या कहती है, ठीक है, और जिसको एंड पे हमारे पास ये लॉ कंसिडर किया गया है, ठीक है, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नाउन एज मॉलिक्यूल और एटम्स। कि हमें पता है कि ऑल गैसेस जो हैं वो जो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं, बड़े स्मॉल स्मॉल से पार्टिकल हैं जो कि मॉलिक्यूल हो सकते हैं या एटम हो सकते हैं। The molecules of gas move with the different speed in various direction। कि एक कंटेनर में हमने मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं गैस के, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और उनकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। The speed of a gas molecule changes continuously as a result of collision with the other molecules and with the wall of container। कि एक मॉलिक्यूल है, उसकी जो कोलिजन होगा पहले एक मॉलिक्यूल के साथ होगा, कोलिजन के नतीजे में आपको पता है कुछ इलास्टिक कोलिजन होते हैं, कुछ इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी की चेंजेस आएंगी, एनर्जी चेंज आएगा तो उसकी स्पीड भी चेंज आएगा, ठीक है। पहले वो एक मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो एनर्जी
चेंज आएगी, फिर क्या होगा, या स्पीड में चेंज आएगा, ठीक है। फिर क्या है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा तो वहां पे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, फिर वो तीसरे के साथ कोलाइड कर रहा है तो फिर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी चेंज होगी, फिर वो चौथे के साथ कोलाइड करेगा तो फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल जो है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है चाहे वो आपस में कोलिजन करें या चाहे वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करें। Thus, the net result is that one cannot speak the speed of individual molecule, कि हम किसी एक मॉलिक्यूल की जो है स्पीड के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। rather one must consider the statistical average of the speed of the whole collection of gas molecule। फिर उसके लिए हमें statistical average लेनी पड़ती है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड के लिए, ठीक है। Since the observed properties such as pressure, volume, and temperature of an isolated system, isolated gaseous sample do not change with time, कि हमने एक isolated system रखा हुआ, कि एक isolated system वो है कि जिसमें ना एनर्जी चेंज हो रही है और ना ही हमारे पास क्या है, कोई बाहर से कोई फैक्टर जो है सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। तो जब हमने फिक्स कर दिया है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ ये चीज़ें अब चेंज नहीं होगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। और ये भी है कि जब एक सिस्टम में हमने पार्टिकल्स को इनक्लोज कर दिया तो उनकी टोटल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी जिस तरह वो मूव कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम हो रही है तो दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, वो ज्यादा हो रही होगी, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास जीरो भी हो सकता है। यानी कि नेट एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, कि कुछ की कम हो रही होगी तो उसी डायरेक्शन उसी टाइम जो है कुछ की ज्यादा भी हो रही होती है। दैट इज द fraction of total number of molecule having speed between any definite range must be constant। कि fraction of total number of molecule, fraction क्या होती है कि अगर टोटल हमारे पास 10 हैं, 10 में से अगर हम 8 लेना चाहें तो 8/10 क्या होगा, ये उसकी फ्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनकी वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। that is the fraction of total number of molecule having speed between any definite range must be constant। even the speed of individual molecule may be changes as a result of molecular collision। कि नो डाउट हमारे पास होता क्या है कि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है। लेकिन जब हम उसका नेट लेते हैं, एक्चुअल लेते हैं, यानी पूरे सिस्टम का लेंगे तो पूरे सिस्टम की जो है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट ही हो जाएगी। क्यों कि जब मॉलिक्यूल कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही होगी वहां पे। It is impossible to measure the speed of individual molecules for two reasons। कि हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की स्पीड को क्यों नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। फर्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज सो ह्यूज दैट देयर इज नो वे वी कैन फॉलो ऑल देयर मोशन। कि हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल जो है इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, उनके नंबर इतना ज़्यादा होता है कि हम जो है उनकी मोशन को स्टडी नहीं कर सकते। कि एक मॉलिक्यूल को हम कंसीडर कर लें कि उसकी मूवमेंट किस किस साइड पे मूवमेंट हो रही है, ये हमारे लिए इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, ऑल्दो द मॉलिक्यूलर मोशन इज अ वेल डिफाइंड क्वांटिटी वी कैन नॉट मेजर इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। कि मॉलिक्यूलर मोशन नो डाउट हमारे पास हम देख लेते हैं कि रोटेशनल एनर्जी भी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी आ गई, ठीक है। ये सारी एनर्जीज होती हैं, हम स्टैटिस्टिकली इसको मेजर तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम ये मेन जो इशू थे कि मॉलिक्यूल बहुत लार्ज अमाउंट में थे, उनका रैंडम कोलिजन होता रहता है और एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। और अगर वेलोसिटी एक मॉलिक्यूल की निकल भी आएगी, ठीक है, या मोशन उसकी हम स्टडी भी करेंगे तो अगले ही लम्हे वो चेंज भी हो जाएगी, तो इसलिए उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, उसकी एक हमें रेंज देना पड़ती है। The manner in which the molecule of gas has distributed over the possible speed range from 0 to any high value was first investigated by J.C. Maxwell in 1860 using the theory of probability।
कि मॉलिक्यूल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी उनकी स्पीड की वेलोसिटी स्पीड की, ठीक है, कि अगर हम कहें जीरो है यानी स्पीड जीरो होगी तो मतलब मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। जीरो से लेके कोई भी हाई वैल्यू हो सकती है, जीरो से इन्फिनिट तक हो सकती है कि बहुत ज्यादा हो या बहुत मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम हो। तो ये सबसे पहले हमारे पास मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी और इसको एक्सप्लेन किया था थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, कि चांसेस हैं कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस रेंज में हो सकती है। His result are expressed as a law of distribution of molecular speed। तो उसके जो रिजल्ट थे उसको हमने जो है हम लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड कहते हैं, ठीक है। द मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एस्टैब्लिश दैट इन अ स्टेडी, यहाँ पे स्टेट आएगा, इन अ स्टेडी स्टेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद अ गिवन वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट अगर हम केमिकल रिएक्शन में देखते हैं तो आपको पता होता है कि जब भी कोई शॉर्ट लिव स्पीशीज प्रोड्यूस होती है तो उतना ही वो कंज्यूम हो जाती है, यानी उसकी नेट प्रोडक्शन क्या होती है, जीरो है। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट क्या है कि एक हम आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। और उस स्टेडी स्टेट के ऊपर जो मॉलिक्यूल की जो अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कि जितने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उतने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नो डाउट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तो चेंज हो रही है, लेकिन हम ओवरऑल सिस्टम की जब बात करेंगे, जब वो स्टेडी स्टेट पे है तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। दैट इन द स्टेडी स्टेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद अ गिवन वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, के मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होंगे। By the term steady state, it does not mean that all the molecules retain their velocities unchanged। कि steady state का मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन हम ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो एक कंटेनर है उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कंबाइनली, ठीक है। However, it only means that some molecules change their velocities due to collision and equal number of other molecules acquire the original velocity of the molecule that have undergone a change, thereby keeping the overall position same। कि वही बात कि अगर कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ओवरऑल हमारे पास वो बैलेंस ही रहेगा कि वो हमारे पास ओवरऑल वेलोसिटी सेम ही रहेगी। The Maxwell law of distribution of velocities is based on the following assumptions. The gas consists of molecules with all possible velocities ranging from 0 to infinity। एक गैस के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है, चाहे बहुत कम हो चाहे बहुत ज़्यादा हो या दरमियान में हो, वो इसकी रेंज एक बता दी कि 0 से इन्फिनिटी तक इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। When a gas is in steady state, its density almost remain uniform throughout। कि जब गैस जो है स्टेडी स्टेट में है तो उसकी डेंसिटी भी हमारे पास क्या है कि वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। डेंसिटी क्या होती है, मैस या मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। हमने वॉल्यूम जो है फिक्स कर दिया है, तो उसी तरह अगर एक गैस ले रहे हैं तो हमें पता है जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैस और जो है हमारे पास वॉल्यूम है वो फिक्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, फिक्स हो जाएगी। A definite number of molecules have velocities between definite range, though the velocities of individual molecule may be changed। के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की चेंज हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज जो हैं एक रेंज में होंगी, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज दूसरी रेंज में होंगी और कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज तीसरी रेंज के अंदर होंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो बेल शेप ग्राफ दिखाया ना, तो वो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर अ मॉलिक्यूल, हम अब इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैविंग वेलोसिटी c, ठीक है, कि टोटल वेलोसिटी उसकी क्या है, c है। द वेलोसिटी c ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर हैविंग कंपोनेंट, के एक वेक्टर की फॉर्म में है, क्योंकि
इसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, यू वी एंड डब्ल्यू हो सकते हैं अलोंग दीज एक्सिस परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जैसे हमारे पास एक्सिस होते हैं एक्स वाई जी, वो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक वेक्टर है सी जो कि वेलोसिटी है, उसके तीन कंपोनेंट हैं यू वी डब्ल्यू, तो वो तीनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक। और ये कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं कि ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते और ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल वेलोसिटी का स्केल ले रहे हैं तो इसका मतलब है इसके कंपोनेंट का भी स्केल आएगा और उनको प्लस कर देंगे हम, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, सी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर एंड द सेम अप्लाइज टू ऑल मॉलिक्यूल हैविंग द वेलोसिटी सी। कि ये इक्वेशन जो है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, ओवरऑल सिस्टम के लिए जिनकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, सी है। No matter what the direction, although the separate component u, v, w may be different। के हमारे पास क्या है कि u की डायरेक्शन कुछ और होगी, v की डायरेक्शन कुछ और होगी और w की डायरेक्शन कुछ और होगी और इनकी वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे पास क्या है, जो टोटल सिस्टम की वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास c के इक्वल आ जाती है, जो कि कांस्टेंट है। इट इज if it is assumed that the values of u, v and w for any molecule are completely independent of each other, कि हमारे पास ये जो कंपोनेंट हैं उनकी वेलोसिटीज आपस में एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, देन इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कि जब हमने इनको फाइंड आउट करना है तो हम प्रोबेबिलिटी की टर्म यूज करेंगे। आपने स्टैट के अंदर भी पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स के अंदर भी प्रोबेबिलिटी की टर्म पढ़ी होगी, ठीक है। ये चांसेस है कि कोई भी सिस्टम इस डायरेक्शन में जो है उसकी वेलोसिटी होगी। then it means the probability that u component lie between u and u plus du is a function of u alone। कि अगर u कंपोनेंट में चेंज आ रहा है तो वो ओनली u कंपोनेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, कि वो फंक्शन ऑफ u पे है, ठीक है। ये नहीं है कि u में चेंज आ रहा है तो वो v पे डिपेंडेंट है या u में चेंज आ रहा है तो वो w पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्या है कि एक कंपोनेंट है, मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक करेगा पहले उसकी वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है। अब वो जब स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा। वो कितना चेंज आएगा, वो du होता है। ऐसे ही है कि पहले क्या है, उसकी वेलोसिटी अगर फर्ज करें u है, बाद में जब वो कोलाइड कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, du आ गई, ठीक है। तो उसकी टोटल ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस du, कि u जो ओरिजिनल उसकी वेलोसिटी है उसमें जितना चेंज आया, ये वो उसको हम चेंज को आपको पता है डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये du बन जाएगा। इज अ फंक्शन ऑफ u अलॉन, कि ये सिर्फ और सिर्फ u पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, कि हमने कहा था कि u, v और w कंपोनेंट जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं ईच अदर के। तो u में चेंज आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ u की वजह से आएगा, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं f ऑफ u इंटू du लिख सकते हैं, कि हमारे पास क्या है कि दैट u component lies between u and du plus du is a function of u alone। कि हम लिख सकते हैं कि f of u इंटू du, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर v में कंपोनेंट है, v कंपोनेंट के अंदर जो है मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो फंक्शन ऑफ होगी सिर्फ और सिर्फ v के। तो अब v की पहले वेलोसिटी क्या थी, हमारे पास सिर्फ v थी और v में जो चेंज आएगा वो हमारे पास dv आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने u के लिए किया वैसे ही हम क्या कर रहे हैं v और w के लिए भी कर रहे हैं। Similarly, v component is a function of f of v into dv and w is a function of f of w into dw। अब हम क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं जिसको हम w से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल W से। द प्रोबेबिलिटी w with respect to u, v and w that the time component of the molecular velocity shall simultaneously lie between u एंड u प्लस du। कि अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टोटल, तो ये इसमें क्या होगी कि अगर u में चेक करनी है तो u प्लस du आ जाएगा, ठीक है। अगर बिटवीन हमने v में चेक करनी है तो v एंड v प्लस dv आ जाएगा, एंड बिटवीन w
एंड W प्लस डी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम फाइनली जो इक्वेशन में लिखते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि W जो प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ U इंटू डी यू फंक्शन ऑफ V इंटू डी वी फंक्शन ऑफ W इंटू डी डब्ल्यू। उस अब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन वाली टर्म पहले लिखनी है और उसका जो चेंज आ रहा है डी आ रहा है वो उसको बाद में लिख लिया है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन आ गई। Suppose the individual component are varied by the infinite small अमाउंट, ठीक है, कि हमारे पास बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है। आपको पता है कि डी जो होता है स्मॉल लार्ज चेंज के लिए आ रहा है, और अगर इसमें बहुत स्मॉल चेंज आए तो हम इसको कर्ल से यूज के करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे डेल कहते हैं, ठीक है। इस कर्ल कहते हैं समटाइम, या कर्ली भी अक्सर लोग इसको कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा कि अगर बहुत स्मॉल चेंज है तो ये कर्ल यू कर्ल वी या कर्ल डब्ल्यू या डेल यू डेल वी एंड डेल डब्ल्यू आ जाएगा। मेंटेनिंग द टोटल वेलोसिटी सी एज अ कांस्टेंट, कि इनमें जो स्मॉल चेंज आ रहा है वो हम इसको डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें, लेकिन जो टोटल वेलोसिटी सी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दिस इज इक्विवेलेंट टू मेकिंग अ स्मॉल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विदाउट अफेक्टिंग द स्पीड, कि सिर्फ मॉलिक्यूल की मोशन की डायरेक्शन में चेंज आया कि u से थोड़ा सा du में चला गया, ठीक है, या v से dv में चला गया, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो उतनी रह रही है, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि डेल c इज इक्वल टू 0, कि ओवरऑल वेलोसिटी का जो चेंज है वो हमारे पास क्या है, 0 है। द कंडीशन ऑफ डेल c एंड have del c square is 0 is obtained from the equation 1.18, thus one can write कि 1.18 इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं del c is equal to 0 या del c square is equal to 0। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, कि del c square ले रहे हैं तो इसका मतलब है इस होल का भी क्या आएगा, डेल लेंगे हम, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे किया है कि आप ये देख सकते हैं कि del c square is equal to डेल इंटू यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर, मीन तीनों टर्म्स के साथ ये हम डेल लेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। इसकी डेरिवेशन बड़ी सिंपल सी है कि कोई भी पार है, जैसे c है, c की पार क्या है 2 माइनस 1 यानी n माइनस 1 होता है, और डिवाइडेड बाय भी हम करते हैं n माइनस 1 की जब हम डिफरेंशिएशन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो पार है c, ठीक है, इसका हमने क्या लिया 2 माइनस 1 कर, पहले तो ये क्या होगा, ओके डिवाइड नहीं होगा, ये जो पार है ये c से पहले आ जाएगी, ठीक है, जैसे 2 था तो ये 2 से c से पहले आ गया, और यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो c की पावर क्या रहेगी 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 2c इंटू डेल c। अब यहाँ पे वही काम होगा कि 2u बन जाएगा और डेल u, ठीक है, ये डेरिवेटिव ऑफ u के लिहाज से आ गया, इसलिए ये डेल u आ रहा है हमारे पास। इसी तरह 2 जो है वो v से पहले आ जाएगा और v की पावर आ जाएगी 1, ठीक है, 2v, ये पार रूल है, अगर आप लोगों ने इसको देखना भी हो तो, ठीक है, कि जो भी पार होती है वो डेरिवेटिव में उससे मल्टीप्लाई हो रही होती है और n माइनस 1 होता है। अब हमारे पास क्या है कि इसी तरह w का आ जाएगा 2w इंटू डेल w, लेकिन हमें पता है अब अगर इसमें से हम देख लें, हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, इस साइड पे भी 2 है तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या रह गया कि c इंटू डेल सी था, ठीक है, और ये u इंटू डेल u, v इंटू डेल v और w इंटू डेल w रह जाएगा। अब हमारे पास ऊपर हम कह चुके हैं कि डेल c इज इक्वल टू 0, कि ओवरऑल सिस्टम की वेलोसिटी जो है वो 0 है। इसका मतलब है हम इस साइड पे जब डेल c की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, और इधर से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब है कि डेल u इंटू डेल u प्लस v इंटू डेल v प्लस W इंटू डेल W इज इक्वल टू 0, के ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी वेलोसिटी 0 है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हम इसको एक आर्बिट्रेरी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
अब वो फैक्टर है x, इस साइड पे 0 वाली साइड पर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो हमेशा हमारे पास 0 आएगा। तो और u v w वाली साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये तीनों टर्म्स के साथ x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, एक्स यू इंटू डेल u प्लस एक्स वी इंटू डेल वी प्लस एक्स डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कह रहे हैं, दी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज कंसिडर टू बी कम्प्लीटली रैंडम, कि इसकी हमारे पास मोशन क्या होती है, कम्प्लीटली रैंडम होती है। नो डायरेक्शन बीन प्रेफर अवर एनी अदर, कि हमने ऊपर क्या कह दिया था कि यू वी डब्ल्यू इंडिविजुअल है, इंडिविजुअली कंपोनेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल ने वी में ही मूव करना है, उसने यू और डब्ल्यू में नहीं जाना, ठीक है, यानी कि सबके पास इक्वल चांसेस हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। Therefore, it follows that the function f of u, f of v and f of w which determine the number of molecule with the component in given ranges के will remain constant, कि हमारे पास क्या है, ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट ही रहेंगे हमारे पास, provided that c is constant, कि जब c कांस्टेंट है तो ये जो फंक्शन है ये भी कांस्टेंट रहेंगे। अब ये फंक्शन हमें क्या बता रहे थे कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी u कंपोनेंट की वेलोसिटी है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी v कंपोनेंट की वेलोसिटी है, ठीक है, जिनकी वेलोसिटी v कंपोनेंट के अंदर अंदर आ रही है, और वो फ्रैक्शन जिसकी वेलोसिटी w कंपोनेंट के साथ के अंदर आ रही है, किस रेंज में आ रही है, ठीक है। जब c कांस्टेंट है, टोटल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये सारी टर्म भी कांस्टेंट है हमारे पास। Hence the mathematical language, the variation of product of, यानी कि इन सब की मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ f of u मल्टीप्लाई बाय f of v एंड f of w विल बी 0, यानी कि अब हमारे पास इसकी सब की क्या है कि अगर हम डेरिवेशन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आंसर हमारे पास क्या है, टोटल 0 आ रहा है। अब हम जब डेरिवेशन ले रहे हैं और हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको पीछे काइनेटिक्स में एक जगह दिखाया था जहाँ पे u एंड v दो कंपोनेंट लेके मैंने दिखाया था आपको कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले एक कंपोनेंट को बाहर रख लेते हैं और दूसरे कंपोनेंट के लिहाज से उसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरे कंपोनेंट को एज इट इज रहने देते हैं और पहले कंपोनेंट के लिहाज से डेरिवेशन कर लेते हैं और लाइन पे इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं, तो इसका मतलब है पहले अगर हमने u की डेरिवेशन करनी है तो इन दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, v और w को, ठीक। और इसी तरह अगर हमने v की के लिहाज से डेरिवेशन करनी है तो u और w को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर हमने w के लिहाज से डेरिवेशन करनी है तो ये हम क्या कर सकते हैं इसको कि u और v को कांस्टेंट रखेंगे हम, ठीक है। डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले u को की डिफरेंशिएशन की, ठीक है, पहले f ऑफ u था, अब f प्राइम u आ गया, ठीक है, यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन हो गया या डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, f ऑफ u का डेरिवेटिव जो है हमारे पास f प्राइम u, और कर्ल u डेल u आएगा, डेल u उन्होंने इधर कर दिया, बाकी दोनों टर्म जो है वो इधर v और w की इधर ही रहने दी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि f ऑफ u f प्राइम ऑफ u इनटू डेल u, फिर ये v और w की वैल्यू एज इट इज जो आ रही है इनको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे, अब हमने v के लिहाज से करनी है, ठीक है, तो ये f प्राइम v बन जाएगा, बाकी u और w की टर्म वैसे ही आ गई, और ये v के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आ रहा है तो ये डेल v आ जाएगा, चाहे इस डेल v को इसके साथ लिख लें और ये f जो टर्म आप जिसकी आप डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे उसको पहले लिख सकते हैं, फिर इसको प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे डेरिवेशन होगी सिर्फ और सिर्फ w की, ठीक है, तो u और v जो है पहले आ गए और f प्राइम w इंटू डेल w आ जाएगा। जैसे ये एंड पे लिखा है ना कि उसका डेरिवेटिव और उसका जो है इकट्ठा ही लिखा है, तो मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि आप भी इसको u के लिहाज से भी इकट्ठा लिख सकते हैं, v का भी v के साथ लिख सकते हैं और दूसरी टर्म जो है अलग से लिख सकते हैं। जैसे u एंड v निकाला हुआ है इन्होंने पहले और उसके बाद जो है
डब्ल्यू के लिहाज से लिखा है, और ओवरऑल हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, 0 आ जाएगा। ये आपको एक्सप्लेन करना नीचे, वेयर एफ प्राइम यू इज अ डेरिवेटिव ऑफ एफ यू विद रिस्पेक्ट टू यू, कि यू के लिहाज से हमने जब उसकी डेरिवेशन की है तो उसको हम ये लिख रहे हैं एफ प्राइम यू लिख रहे हैं। हम इसको इस तरह लिख लें या हम इसको इस तरह लिख लें कि डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, df ऑफ u डिवाइडेड बाय du, तो ये इसी के इक्वल आ रहा है हमारे पास, डेरिवेटिव के इक्वल भी आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 1.22 इक्वेशन आ गई, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, नाउ डिवाइड इक्वेशन 1.22 बाय एफ ऑफ यू, एफ ऑफ वी एंड एफ ऑफ डब्ल्यू से डिवाइड कर दें। तो आपको पता है कि दो टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो देखो पहले वाली अगर u वाली टर्म के अंदर क्या है हमारे पास, v भी ऐसे ही है, w भी ऐसे ही है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे v और w के साथ। नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ f ऑफ u, ठीक है। तो यह क्या बन जाएगा, इसी तरह अगर हम v की वैल्यू देखें तो u और w कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ v की टर्म रह जाएगी। इसी तरह w की टर्म में w वाली रह जाएगी, बाकी f ऑफ u और f ऑफ v जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम इस इक्वेशन को अब इक्वेशन 1.22 को डिवाइड कर रहे हैं एफ ऑफ यू, एफ ऑफ वी और एफ ऑफ डब्ल्यू से, तो ये क्या रह जाएगा, एफ प्राइम यू डेल यू डिवाइडेड बाय एफ ऑफ यू प्लस एफ प्राइम वी डेल वी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वी प्लस एफ प्राइम डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि हमारे पास इसका नंबर है 1.23। ऐड इक्वेशन 1.21 टू इक्वेशन 1.23। अब हम इक्वेशन देख लेते हैं कि 1.21 इक्वेशन हमारे पास क्या थी। उसमें हमने एक आर्बिट्रेरी फैक्टर लगाया था कि u है और उसकी डेरिवेटिव है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू u हमारे पास कि u इंटू डेल u, उसके साथ हमने क्या किया था, एक आर्बिट्रेरी फैक्टर x लगाया था, ठीक है। तो हमने क्या है, डेरिवेशन तो ले रही है, उसके साथ हम क्या करें, एक्स यू हर टर्म के साथ या एक्स वी और एक्स डब्ल्यू की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस होगी। जब इन दोनों टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे, ऐड करेंगे, एस फंक्शन डेल ऑफ यू और एक्स यू जो है, ये देखें इधर भी है इधर भी है, और ओवरऑल जो है ये टर्म भी 0 है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन दूसरे के साथ ऐड अप हो सकती है। डेल यू दोनों टर्म के अंदर कॉमन है तो वो बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे क्या रह गया, एक्स यू रह जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, ये वाली बाकी इक्वेशन जो है इसी तरह आ जाएगी। बस यहाँ पे डेल यू दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन था, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ प्राइम यू ओवर एफ यू प्लस एक्स यू इंटू डेल यू। इसी तरह वी वाली टर्म देखेंगे तो डेल वी कॉमन था हमारे पास, तो ये बन गया एफ प्राइम वी ओवर एफ ऑफ वी प्लस एक्स वी इंटू डेल वी प्लस एफ प्राइम डब्ल्यू ओवर एफ प्राइम एफ ओवर एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, सिंस द वेरिएशन del u, del v and del w are completely arbitrary and for a given velocity c, it follows that each of the quantity in the bracket must be 0। हमें पता है कि जब टोटल वेलोसिटी और उसमें चेंज जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है कि उसके कंपोनेंट में जो चेंज आ रहा है, चाहे वो u का है, v का है या w का है, वो सारे का सारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये भी हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब हमने क्या किया, एफ प्राइम यू ओवर एफ यू प्लस एक्स यू इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये माइनस एक्स यू बन जाएगा दूसरी साइड पे जाके, और ये क्या बन गया, एक्स एफ प्राइम यू ओवर एफ यू इज इक्वल टू माइनस एक्स यू। अब हमें पता है कि ये डेरिवेटिव था, एफ प्राइम की जो टर्म यूज की थी आप पीछे देख भी सकते हो, एज एफ प्राइम यू इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ यू, वी कैन राइट, हम इसको इस फॉर्म में लिख लें, या 1 ओवर
एफ यू और उसका डेरिवेटिव के साथ लिख लें, उस तरह भी लिख सकते हैं। ये वही इक्वेशन है, हमने जिस एफ प्राइम यू को लिखा था कि जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, डेरिवेशन ली थी ना हमने, तो इसलिए इसको यू एफ यू का डेरिवेटिव जब लिया था तो हमने इसको एफ प्राइम यू कर दिया था, तो हमने इसी को दोबारा सिंपल फॉर्म में लिख दिया कि 1/fu इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू यू के लिहाज से हमने उसकी डेरिवेशन की थी, ठीक है, प्लस एक्स यू आ गया। इसी तरह हम v के लिए भी यही इक्वेशन लिख सकते हैं, तो उसकी डेरिवेशन वाली इक्वेशन जो है ओपन करके लिख सकते हैं कि 1/fv इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे v आना, u नहीं आना स्टूडेंट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्लस एक्स वी इज इक्वल टू 0। इसी तरह 1/f w इंटू डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू dw प्लस एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन के नंबर देख लीजिएगा, 1.24a, ये b है और ये c है। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, हम एक को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी भी उसी तरह ही हमारे पास सॉल्व होंगी। कि अगर हम ये जो इक्वेशन है 1.24a, ठीक है, अब हम उसकी इंटीग्रेशन कर लें तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और डेरिवेटिव जो चेंज हो रहे हैं दोनों टर्म्स, डी यू इक्वेशन के दूसरी साइड पे चली जाएगी यहाँ से, ठीक है, कि इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगी और x वाली टर्म भी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी, तो क्या बन जाएगी, माइनस एक्स यू बन जाएगा, और ये डी यू यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में था तो दूसरी साइड पे चला गया। तो हमने जो वेरिएबल्स थे उनको सेपरेट किया। पहला वेरिएबल है हमारे पास 1/f ऑफ u, आपको पता है 1/x हो तो उसका आंसर क्या आना है, log नेचुरल x, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था 1/a माइनस एक्स था, उसका आंसर आ रहा था माइनस लॉग नेचुरल x। 1/a प्लस एक्स होता तो उसका आंसर आता लॉग नेचुरल x, ठीक है। तो अब यहाँ 1/x था, यहाँ 1/f ऑफ u है तो उसका आंसर क्या आएगा, लॉग नेचुरल f ऑफ u, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन होनी है u की, x तो है हमारे पास कांस्टेंट तो माइनस एक्स वैसे ही आ गया। u की इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन का पहला रूल जो है कि जो उसकी पावर है 1n उसको प्लस कर दे 1 के साथ और डिवाइड भी इससे कर दे n प्लस 1 के साथ। तो उसकी पावर क्या है, u की 1 है, 1 प्लस 1 क्या होगा, u की पावर होगी 2 और डिवाइडेड बाय भी क्या होगा 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस एक्स यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2 और उसके साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जिससे यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी जा रही है लॉग नेचुरल ए आ रहा है, ठीक। सिंस द लॉग नेचुरल ए इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इक्वेशन 1.25 में बी रिटन इन द फॉर्म, कि आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हम पहले करते हैं कि इस लॉग नेचुरल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, लॉग नेचुरल एफ ऑफ यू माइनस लॉग नेचुरल ए आ गया। तो इस लॉग नेचुरल को आप क्या कर सकते हो कि माइनस में है तो ये नीचे चला जाएगा इक्वेशन में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, और बाकी टर्म ऐसे ही है। फिर ये लॉग नेचुरल क्या बन गया, एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस एक्स यू स्क्वायर ओवर 2 आ गया। अब लॉग नेचुरल को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वो हम एक्स एंटी लॉग लेते हैं तो वहां पे लॉग नेचुरल खत्म हो जाएगा और दूसरी साइड पे एक्सपोनेंशियल की टर्म आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ यू ओवर ए इज इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स यू स्क्वायर ओवर 2। यहाँ से एफ ऑफ यू निकालना चाहते हैं तो एफ ऑफ यू क्या बनेगा कि ए जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर साइड दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ यू इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स यू स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अपनी आसानी के लिए कि माइनस एक्स ओवर 2 को हम 1/अल्फा स्क्वायर लिख लेते हैं तो वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इसको हर दफा लिखने की बजाय, ठीक है। For the sake of convenience, the quantity in the equation is replaced by the quantity 1/अल्फा square, the resulting new equation as कि हमने क्या किया, माइनस एक्स ओवर 2 की जगह पे हम 1/अल्फा स्क्वायर लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ यू इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस यू स्क्वायर ऊपर रहेगा और नीचे अल्फा स्क्वायर रहेगा। अब जब हमने u के लिए इक्वेशन निकाल ली है तो v और w के लिए भी यही इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है।
तो W के लिए अब ये देखिए जस्ट चेंज किस में आएगा, पहले हम यहाँ U स्केल ले रहे हैं, नेक्स्ट वाली में हम V स्केल ले लें, उससे अगले वाली के अंदर हम W स्केल ले लेंगे। वही है कि f ऑफ V एंड f ऑफ W इज इक्वल टू A, तो सब में कॉमन आ गया। एक्सपोनेंशियल है, पहले माइनस यू स्केयर था, अब माइनस वी स्केयर है, उससे आगे माइनस डब्ल्यू स्केयर है और डिवाइडेड बाय अल्फा स्केयर अल्फा स्केयर अल्फा स्केयर आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ यू की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ वी की वैल्यू आ गई और एफ ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हम इन तीनों वैल्यूज को, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज थी, प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन हमने ऊपर यूज की थी 1.19 वाली, उसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। उसमें पहले क्या था, एफ ऑफ यू, एफ ऑफ डब्ल्यू, एफ ऑफ वी एंड एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, हमने क्या किया, इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या है, ए की पावर 1 है हर एक के अंदर, तो टोटल पावर हमारे पास ए की क्या हो जाएगी 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी W with respect to U V W is equal to A3। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस के साथ और U है। ठीक है, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, तो U स्केयर प्लस V स्केयर प्लस W स्केयर, हमने तीनों वेलोसिटीज की कंपोनेंट को इकट्ठा कर दिया, प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय अल्फा स्केयर आना है, तीनों के नीचे अल्फा स्केयर है, तो इसका मतलब है अल्फा स्केयर हम कॉमन निकाले, डिवाइडेड बाय अल्फा स्केयर इस साइड पे आ गया, बाकी डी यू डी वी डी डब्ल्यू आ गया। अब हमें पता है यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर जो है वो इक्वल है सी स्केयर के, तो हम इन कंपोनेंट की बजाय भी हम टोटल वेलोसिटी लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है W इज इक्वल टू क्यू वी W with respect to U component, V component and W is equal to A cube exponential minus C square over alpha square into D du dv dw। स्टूडेंट इससे आगे भी हमारे पास हाफ इक्वेशन है, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर जो है ना उसको स्टडी कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से इसको याद करना है।